नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन प्लस में। और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मेरे साथियों, आज हम 8वां प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं यूपी कांस्टेबल का। और बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे साथियों चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की तरफ। यहाँ पहला जो आपका प्रश्न संख्या फर्स्ट है, फर्स्ट से लेकर 5 तक गद्यांश प्रश्न है। इसमें गद्यांश के प्रश्न है, तो देखते हैं प्यारे साथियों। से पहले पढ़ लेते हैं। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसे भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, और पर इस बात को निश्चित समझकर ही हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि से सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। हाँ, जैसे जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को ना देखेंगे कि ये रास्ता कहाँ ले जाता है। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो। कठोरता, उद्दंडता और अकड़पन कतई नहीं हो। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चास्य दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ ना रखो। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन पे, पहले वाले इसके। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है? कौन सा विकल्प कौन सा विकल्प सूक्ति है, यानी कि जो इसमें जो संशोधित संगत है, हम उसको लेके हम चल रहे हैं। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। या जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो। नम्र और उच्चास्य दोनों बनो। तो प्यारे साथियों, इसमें हम देख लेते हैं, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर ना होगा। जीवन के फैसले मनुष्य को स्वयं करने होते हैं। अपने व्यवहार को मृदुल बनाए रखो। नम्र और उच्चास्य दोनों बनो। तो मेरे साथियों, इसमें जो है आपका ए पार्ट बिल्कुल सही है मेरे साथियों। इसमें ए पे ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है? कृतज्ञ है, या निश्चित है, या उद्दंड है, या मृदुल है? तो कोमल जो होता है मेरे साथियों, उसका जो अर्थ होता है मृदुल होता है। तो इसमें डी पार्ट आपका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उचित शीर्षक क्या है इसका? तो मेरे साथियों, हमारा पतन, आत्मनिर्भरता, या हमारी रक्षा, या फैसले करो। तो इसमें मेरे साथियों आत्मनिर्भरता, यानी कि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी होता है। बी पार्ट इसमें बिल्कुल सही है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं? बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानकर, अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, या विश्वास पात्र मित्र का सहारा लेकर, या अनुभवी लोगों की बातें सुनकर मेरे साथियों। तो इसमें जो दे रखा है आपका, बुद्धिमान की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानकर, या अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर, विश्वास मित्र का सहारा लेकर, या अनुभवी लोगों की बातें सुनकर। तो मेरे साथियों, इसमें बी पार्ट आपका बिल्कुल सही है, अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। व्यवहार की मृदुलता पतन होने से बचाती है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कठोर बनाती है। तीसरा है नम्र और उच्चास से बनाती है, या मन को मरने नहीं देती।
तो मेरे साथी इसमें कौन सा है आपका, नम्र और उच्चास्य बनाती है, सी पार्ट इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कबीर की उल्टवासियों में कौन सा प्रमुख है? तो उसमें पूछा गया कि इसमें रस कौन सा है, यानी कबीर की उल्टावासियों में कौन सा प्रमुख है? तो शांत रस है, या बीभत्स रस है मेरे साथियों, या अद्भुत रस है, या करुण रस है मेरे साथ। इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो देखते हैं मेरे साथियों, शांत रस, बीभत्स रस, या अद्भुत रस, या फिर करुण रस है। तो इसमें मेरे साथियों आपको याद रखना है सी है इसका, अद्भुत रस आता है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 10 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 किलो तेल होगा ना राधा नाचेगी, ना 9 मन पानी होगा ना राधा नाचेगी। तो इसमें क्वेश्चन है मेरे साथियों, आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार हम लेकर चलें तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये इसकी सही लोकोक्ति है। ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? समरूपी भिन्नार्थक है, यानी कि अभिनय नाटक, या अवधि अवधि, अनुचर या नौकर, या आदि या अंत। कहने का मतलब क्या, समश्रुति जो भिन्नार्थक होते हैं किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना मेरे साथियों, जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसे कहा जाता है समश्रुति भिन्नार्थक। तो जैसे कि हम लेके चलते हैं, अभिनय या नाटक, अवधि या अवधि, अनुचर या नौकर, आदि या अंत। तो मेरे साथियों इसमें ये अवधि और अवधि जो है, बी पार्ट इसका सही है। इस वाले अवधि का जो अर्थ होता है मेरे साथियों वो होता है समय, और ये जो अवधि होती है इसका जो अर्थ होता है वो होता है एक भाषा के रूप में, ये भाषा को बोला जाता है। इसमें आपको याद रखना अवधि एक भाषा है, और अवधि भाषा जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा कि किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो मेरे साथियों आपको याद रखना है अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं मेरे साथियों। और आपको ये भी बता दो पूर्वी हिंदी में आती हैं, तो ये किस अपभ्रंश से संबंध रखती हैं? तो आपको याद रखना अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंध रखती है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। चरण कमल में समास है। चरण कमल यानी कि जो कमल हैं वो चरण है हमारे, जो चरण हैं वो किसके रूप के जैसे हैं? बिल्कुल कमल के जैसे हैं। तो उसमें जो है चरणों की क्या बताई गई है? विशेषता। और जहां मेरे साथियों आपको याद रखना है एक विशेषण, और विशेषण विशेषण प्लस का विशेष से, विशेषण प्लस का विशेष से अगर कहीं आता है मेरे साथियों, विशेष से जो शब्द होते हैं मेरे साथियों आपको मैं बताना चाहूंगा मैं आपके लिए। ये जो विशेष से जो शब्द होते हैं या तो ये संज्ञा होता है, या आपको याद रखना ये सर्वनाम होते हैं। तो मेरे साथियों जहां पर विशेष से प्लस का विशेषण अगर कहीं पे मिलता है तो वहां पर कौन सा होता है मेरे साथियों? कर्मधारय समास होता है। तो यहां पर जो तुलना की गई है, या फिर मान के चलिए उसकी जो विशेषता बताई गई है चरणों की, वो किसके समान बताए गए हैं? वो कमल के समान बताए गए हैं। तो इसमें कौन सा होगा मेरे साथियों? बी पार्ट इसका सही है, कर्मधारय आपका समास है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बात यहां पर आती है सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द चयन कीजिए मेरे साथियों। तो आपको याद रखना है सरोज किसे बोला जाता है? सरोज के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो सरोज मैं आपको बता देता हूं। देखिए सतदल भी इसी को कहा जाता है मेरे साथियों, और अरविंद भी इसी को कहा जाता है, और मेरे साथियों इसी को कहा जाता है पुंडरीक भी कहा जाता है, और मेरे साथी इसी को कहा जाता है इंदिवर भी इसी को कहा जाता है। ये सब जो हैं आपके पर्यायवाची किसके हैं? तो आपको याद रखना सरोज के हैं। तो यहां पर सरोज का पर्यायवाची कौन सा है? तो लगा देना ए पार्ट इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों, इसका अरविंद है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अस्थिर विचार करने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? तो मेरे साथियों यहां पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा, ढोल के भीतर पोल। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम,
ढाक के तीन पात या तख्त या तख्ता। तो मेरे साथियों ये पूछ रहा है कि अस्थिर विचार करने वाला। जो अस्थिर का मतलब होता है कि जो स्थिरता ना हो इसमें। तो यहां पर विचार करने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अभिव्यक्त करने वाला सही कहावत कौन सी है इसमें। तो मेरे साथियों दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? देखिए ये जो सर आता है तो आपको याद रखना है इसका जो सर का जो अर्थ होता है ये होता है बाण, और इस वाले सर का अर्थ होता है मेरे साथियों तालाब होता है। आकर, आकार, ये खान और आकृति बिल्कुल सही है। कुल जो वंश होता है कुल, ये आपका गलत है। निर्जर किसे कहा जाता है? निर्जर का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? जो कभी बूढ़ा ना हो। ठीक, देवता का ये पर्यायवाची भी आता है। और निर्झर किसका पर्यायवाची है? तो आपको याद रखना ये झरने का है। तो कहने का मतलब यह है कि जिसमें दोनों ही सही हैं, कौन सा युग्म सही है मेरे साथियों? आकर है, एक है आकार। आपका आकर खान को कहा जाता है और आकार आकृति के लिए कहा जाता है मेरे साथियों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, या स्वर संधि है, या फिर व्यंजन संधि है? तो मेरे साथियों देखिए मनोबल को अगर हम इसका विच्छेद करते हैं हम, तो ये बनता है मने ये बनता है आपका मने, मने विसर्ग, ये बन जाता है आपका वल। वल, ये आपका सही संधि विच्छेद है। तो इसमें कौन सा आपका पूछा जाएगा? मनोबल में कौन सी संधि है इसमें? तो आपको याद रखना विसर्ग संधि। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे मेरे साथियों। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है? विग्रह की दृष्टि से तो आपको याद रखना देश पर निकाला, वन में बास सही है, जल की धारा ये भी सही है, चंद्र का प्रकाश। तो इसमें यह पूछना चाह रहा है कि कौन सा अनुचित है, कौन सा इसमें नहीं है चारों में से, जिसका सही विग्रह नहीं हुआ है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना देश पर निकाला, ये ए ऑप्शन इसमें है, देश पर निकाला। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मेरे साथियों एक बात ध्यान दीजिए जरा, हिंदी में पूछ रहा है कि मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो मेरे साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपसे पूछने लगे कि मूल वर्डों की संख्या कितनी होती है, मूल वर्ड कितने होते हैं मेरे साथियों, मूल जो वर्ड होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? तो आपको बता देना मेरे साथियों 44 होती है। अब 44 से ये 53 कहां से बन गए? तो मेरे साथियों देखिए मैं सब चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा के चलूंगा। 53 वर्ड कैसे बने हैं ये सब आपको मैं क्लियर कराऊंगा अभी मेरे साथियों। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि ये 53 वर्ड कैसे बने। तो आपको याद रखना है कि आपसे पूछने लगे साधारण वर्ड, साधारण, साधारण, या फिर आपसे पूछने लगे कि मूल वर्ड कितने होते हैं, मूल वर्ड कितने होते हैं? तो मेरे साथियों आपको लगा देना ये होते हैं 44। आपसे कहने लगे कि ये 53 कहां से बने, तो आपको याद रखना है चार हमारे होते हैं इसमें मेरे साथियों संयुक्त व्यंजन, और दो होते हैं मेरे साथियों इसमें अयोगवा, और साथियों दो होते हैं इसमें आपके ताड़नजात। मेरे साथियों एक नया इसमें जो है वर्ड आपका जुड़ा है जिसका नाम है विशिष्ट व्यंजन। तो इनको यदि हम जोड़ते हैं मेरे साथियों 44 और 4 कितने हो गए 48, और दो कितने हो गए आपके 50, और दो 52, और एक कितने हो गए, ये हो गए मेरे साथियों आपके 53 वर्ड हो गए आपके। तो ये इस तरह से, तो मैं इतना भी थोड़ा सा लिख देता हूं कि ये कौन कौन से हैं। तो ये है आपका संयुक्त है, ये आपके संयुक्त हैं आपके चार, और ये आपके अयोगवा हैं, ये अयोगवा है मेरे साथियों।
अयोग्य है। और ये साथियों आपको याद रखना, ये क्या है, आपके ताड़न जात हैं, ये ताड़न जात हैं। और ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना, ये विशिष्ट व्यंजन है, ये विशिष्ट व्यंजन है मेरे साथियों। तो आपको याद रखना ये विशिष्ट व्यंजन है। मिलाकर कितने हो गए हैं, टोटल 53 हो गए हैं। तो ये पूछ रहा है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कि 53 है या 50 है या 51 है या 52 है। तो आपको याद रखना है ये 53 वर्ड हैं आपके। आगे चलते हैं साथियों हम। घा का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, मूर्धा है, या फिर कंठ है, या फिर आपका तालु है। तो इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। देखिए घा का उच्चारण स्थान क्या है, वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना वर्गों की संख्या जो होती है वो 5 होती है। और उन वर्गों में कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण होते हैं आपके। और जिनके लिए स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना बेवर्ण जिनका उच्चारण करते समय, बेवर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ हमारे मुख के किसी न किसी हिस्से को टच कर कर स्पर्श करके बाहर निकलती है, उन्हें बोला जाता है प्यारे बच्चों स्पर्श व्यंजन। तो यहां पर पूछा गया कि घा का उच्चारण स्थान क्या है मेरे साथियों। तो देखिए का जो वर्ग होता है, का वर्ग की बात करें, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं। तो आपको याद रखना एक तो कै है आपका, एक ख आता है, एक गे आता है, और एक घे है मेरे साथियों, और एक आपका ण है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है, तो आपने सुना होगा कि KTM 2, KTM 2, KTM का मतलब ये होता है मेरे साथियों, KTM 2, के का मतलब होता है कंठ। कंठ से वो कौन कौन से बोले जाते हैं, कै खे गे घेर ने। और इसमें आता है एक तालु, और एक मूर्धा, एक दंत, और एक होता है आपका ओष्ठ। तो यहां पर यह पूछा गया है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो मेरे साथियों इसमें आपका बी पार्ट इसका बिल्कुल सही है, मूर्धा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। घुड़दौड़ किस प्रकार का उदाहरण है, घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। समास की बात चलती है यहां पर कि घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, यानी कि घोड़े की दौड़। तो द्विगु समास है आपका, या द्वंद्व समास है, या बेभाव समास है मेरे साथियों यहां पर, या फिर तत्पुरुष समास है। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है कि इसमें द्विगु समास कैसा होता है, जिसमें प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची शब्द होता है, उसे कहा जाता है द्विगु समास। और टोटल जो पद है वो समूह का बोध कराए, जैसे कि तिराहा आ जाता है, चौराहा आता है, या इसी में आता है आपका अष्ट धातु आता है। वो सब किसके एग्जाम्पल होते हैं आपके द्विगु समास के। और द्वंद्व समास में क्या होता है मेरे साथियों, तो द्वंद्व समास में जो आपको याद रखना है अच्छे से कि इनमें जो है ना दोनों जो पद होते हैं वो या तो मुख्य पद होंगे, या फिर एक दूसरे के विलोम होंगे, या विलोम के जैसे होंगे। तो द्वंद्व जो समास होता है विग्रह के आधार पर इसके 3 पार्ट होते हैं, इतरेतर द्वंद्व होता है, वैकल्पिक द्वंद्व होता है, और एक होता है समाहार द्वंद्व मेरे साथियों। तो यहाँ पे बात करते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है मेरे साथियों, तो आपको याद रखना अव्ययभाव जो समास है इसमें प्रथम पद आपका या तो अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय उसे बोलते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहा जाता है। तो मेरे साथियों यहां पर यदि हम पूछें आपसे कि ए द्विगु समास है, बी द्वंद्व समास है, या अव्ययभाव समास है, या आपका तत्पुरुष समास है, तो घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण मेरे साथियों, तो डी पार्ट इसका सही है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये घोड़े की दौड़। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अंधा युग किसकी कीर्ति है। अंधा युग तो आपको याद रखना गुनाहों का देवता है वो भी धर्मवीर भारती का ही है। तो यहां पर जो बात चलती है अंधा युग की बात करते हैं, अंधा युग किसकी कीर्ति है, धर्मवीर भारती की है, ये नरेंद्र शर्मा की है, मुक्तिबोध की है, केदारनाथ अग्रवाल की है। तो मेरे साथियों धर्मवीर भारती की आपकी कीर्ति है, ए इसका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आतंकियों को रिहा करना आ, मूर्खता होगा। देखिए आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगा, आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, आतंकियों
को रिहा करना मूर्खता होंगे? कौन सा ऑप्शन इसका सही है आपके अनुसार मेरे साथियों, मैं अगर आपसे पूछूं तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, यहां पर जो हमारी जो ये जो मूर्खता जो है, तो उसी के अनुसार ही हमारी क्रिया मिलेगी इसमें, या हेल्पिंग वर्ब है। तो यहां पे ये दे रखा है कि आतंकियों को रिहा करना मूर्खता होगी, तो ये या मूर्खता होगा। तो मेरे साथियों इसमें सी पार्ट आपका बिल्कुल सही है, आतंकवादियों, हाँ सॉरी, आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, तो ये सी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देव पुरस्कार को, व्यास पुरस्कार को, या फिर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार को, या फिर सरस्वती सम्मान को मेरे साथ? तो इसमें दे रखा है कि प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेरे साथियों? देव पुरस्कार से किया गया है, या व्यास पुरस्कार से किया है, या फिर भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार के द्वारा किया गया है, या फिर सरस्वती सम्मान से? तो मेरे साथियों इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे साथियों। इनके लिए भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि हिंदी की ठा जो ध्वनि है वो ओष्ठ्य है, या कंठ है, या तालव्य है, या मूर्धन्य है मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, इसमें ओष्ठ्य है, कंठ है, या तालव्य है, या मूर्धन्य है। तो ठा की बात करें तो आपको पता है कि एक तो आता है आपका टे, और एक आता है मेरे साथियों ठे, एक आता है आपका डे, एक आता है मेरे साथियों ढे, और एक आता है आपका ने। 1 2 3 4 एक 5 वर्ड हैं इसमें। ये जो है आपको पता है कि नाम सुना होगा आपने KTM, 2 का फिर से, के का मतलब होता है कंठ, टी का मतलब होता है तालु, एम का मतलब होता है मूर्धा। ये जो मूर्धा है तो आपको याद रखना मूर्धा में कौन कौन से वर्ड आते हैं आपके, तो आपको याद रखना टे, ठे, डे और आपका ले। आपको इतना हम बता दें, इनके लिए प्यारे साथियों कर्कश वर्ड के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को आपको याद रखना है। किसके नाम से जाना जाता है मेरे साथियों? कर्कश वर्ड के नाम से भी इनके लिए जाना जाता है, कर्कश वर्ड भी इनको कहा जाता है मेरे साथियों। तो इतना भी मैं बता दूं आपके लिए, इनका जो उच्चारण हिंदी की जो ठे जो ध्वनि है वो ओष्ठ्य होगी, या कंठ होगी, या तालव्य होगी, या मूर्धन्य होगी? तो मेरे साथियों इसका जो बी पॉइंट इसका बिल्कुल सही है, कंठ होगा। सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया अभी। हाँ, ये हिंदी का जो ठो जो ध्वनि है तो इसमें ओष्ठ्य है आपका, कंठ है, या तालव्य है, या मूर्धन्य है? तो आपको याद रखना, देखिए मैं KTM लिख देता हूं यहां पर, KTM, KTM यहां पर दो ये बात चल रही है। तो के से क्या हो गया? कंठ हो गया, कंठ में क्या आता है? का वर्ग आता है, और टी से हो गया आपका तालु, तालु में कौन सा आएगा मेरे साथियों? जो आपका च वर्ग होता है। और मूर्धन्य में क्या होगा? तो मूर्धन्य में मेरे साथियों आपको याद रखना है टे, ठे, डे, ढे और लें, ये आ जाते हैं आप सबके। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा मेरे साथियों? तो आपको याद रखना डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, मेघ बारिद, ठीक है, सरस्वती बागीस, ठीक है, समुद्र आदित्य, और आदित्य यानी कि समुद्र और आदित्य एक दूसरे के ये पर्याय नहीं है, ये पर्याय नहीं है, एक दूसरे के समान नहीं है। शरीर कलेवर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? आदित्य जो होता है मेरे साथियों ये होता है आपका सूर्य का, सूर्य का होता है मेरे साथियों, इस चीज को ध्यान रख लीजिए। और समुद्र तो समुद्र का है ही। इसके पर्यायवाची कौन से मिलते हैं आपके लिए मैं बता देता हूं। एक मिलता है आपका रत्नाकर, भी इसी का मिल जाता है, रत्नाकर, और नदीस भी इसके मिलता है समुद्र का। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? कि मेघ वारिद, सरस्वती बागीस, ये भी सही है आपका, बी भी सही है, लेकिन ये समुद्र का है, और ये किसका है? आपका सूर्य का है। और शरीर कलेबर दोनों शरीर के हैं, तो सी ऑप्शन, सी विकल्प इसमें बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। सोटा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए, छंद की बात करें तो छंद का अर्थ क्या होता है कि खुश करना या आह्लादित करना। छंद के अंग कितने होते हैं मेरे साथियों? 7 होते हैं। छंद के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक मात्रिक होता है, एक अर्धसममात्रिक होता है और एक मुक्तक छंद होता है। आपसे कहने लगे मुक्तक छंद के कवि कौन हैं, तो आपको याद रखना मेरे साथियों, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। उनकी एक कृति है जिसका नाम है जूही की कली। तो मेरे साथियों, अगर हम यहाँ चलें कि सोटा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं, दोहा और एक सोटा दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कि दोहा जो छंद होता है मेरे साथियों, यहाँ पर अगर बात करें उसमें मात्राएं कितनी होती हैं, तो आपको याद रखना 13 और 11 आपको याद रखना है मेरे साथियों। बात करते हैं हम सोटा छंद की। तो सोटा अगर छंद की हम बात करें मेरे साथियों, इसमें होती है आपकी 11 और होती है आपकी 13 मात्रा। तो यहां पर यदि बात करें सोटा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्रा होती है, विषम पंक्तियों की बात कर रहे हैं, तो देखिए 11 13 होती हैं। तो सबसे पहली बात, विषम की बात करा, विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं मेरे साथियों? तो इसमें होती हैं विषम में प्यारे बच्चों, ये डी पार्ट आपका सही है, 11 मात्राएं होती है विषम पंक्ति का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। के लिए किस प्रकार का चिन्ह है? के लिए एक विभक्ति चिन्ह है, यानी कि कारक चिन्ह है। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो कारक होते हैं, कारक चिन्हों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कारक चिन्ह क्या है ये। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कर्ता कारक की, तो कर्ता की जो विभक्ति होती है मेरे साथियों, वो होती है आपकी ने, और कर्म की जो विभक्ति होती है मेरे साथियों, वो होती है आपकी को। और यदि हम आपसे कहने लगें कि करण जो कारक होता है मेरे साथियों, इसकी विभक्ति होती है आपकी से। आपसे अगर हम कहने लगे करण के बाद आता है मेरे साथियों संप्रदान, संप्रदान की जो विभक्ति होती है मेरे साथियों, तो इसकी बता देंगे हम के लिए। और इतना हम आपको और बता दें, संप्रदान के बाद आता है आपका अपादान। अपादान की जो विभक्ति होती है मेरे साथियों, वो भी से होती है। अपादान के बाद आता है आपका संबंध। संबंध जो कारक होता है, इसकी जो विभक्ति होती हैं, तो आपको याद रखना, एक तो का है, और का के बाद आता है आपका की के बाद मिलती है आपकी के, इसमें मिलती है आपकी रा, इसकी आती है आपकी री, इसी में मिलता है रे, इसी की आती है ना और नी, और इसी में मिलता है मेरे साथियों ने। संबंध के बाद आता है मेरे साथियों अधिकरण कारक। अधिकरण की अगर बात करें मेरे साथियों, तो अधिकरण की जो विभक्तियां होती हैं आपकी, वो होती है इसमें में या होती है पर। इसके बाद आता है आपका संबोधन कारक। संबोधन जो कारक की जो विभक्तियां होती हैं आपकी हे, और इसमें मिलती है आपकी अरे, ये इसकी विभक्तियां मिलती है मेरे साथियों। तो आपको पता है कारकों की हिंदी में संख्या कितनी होती है मेरे साथियों? हिंदी में जो कारक होते हैं वो आपके 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। आपसे कहने लगे कि मेरे साथियों मूल रूप में कितने कारक होते हैं, मूल रूप में कारक आपसे पूछने लगे, तो मूल रूप में जो कारक होते हैं मेरे साथियों, आपको याद रखना है, मूल रूप में जो कारक होते हैं वो 6 तो कारक होते हैं। अगर इनकी विभक्तियां पूछने लगे तो विभक्तियां 7 होती है मेरे साथ। यहां पर प्यारे बच्चों बात करते हैं के लिए। तो आपको पता है के लिए किस प्रकार का चिन्ह है, ये अपादान का है, कर्म का है, संप्रदान का या संबंध का है। तो मेरे साथियों सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं मेरे साथियों। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा मेरे साथियों? तो आपको याद रखना है इंद्रिय है,
इंद्रिय है या इंद्रिक है या फिर ऐन्द्रिय है। तो मेरे साथियों यहां पर जो दे रखा है इंद्रिय का जो विशेषण जो शब्द है वो आपका ऐन्द्रिय है। ए बिल्कुल इसमें सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप की यदि हम बात करें, अनुरूप में कौन सा समास है, तो अनुरूप की अगर हम बात कर रहे हैं मेरे साथियों कि जिस समास में या तो उपसर्ग हो पहला पद, या उपसर्ग हो, या फिर अव्यय शब्द हो, और बाद में क्या हो, उसकी संज्ञा हो, तो वहां पे आपका अव्ययभाव समास होता है। जैसे कि अनुरूप में कौन सी समास है, यानी कि कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है या फिर कर्मधारय समास है मेरे साथियों। तो कहने का मतलब वही है मेरे साथियों कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जैसे कि पंचसर आ जाए, दशानन आ जाए, वीणा पाणी आ जाए, जितने भी हमारे देवी देवता से रिलेटेड जो शब्द होते हैं वो सब किस में जाते हैं, आपके बहुब्रीहि समास में मिलते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है अनुरूप। अनु क्या चीज है, एक आपका उपसर्ग है। अनु का मतलब होता है पीछे। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि अव्ययभाव समास है या तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है मेरे साथियों। तो यहां पर आपको ए ऑप्शन बिल्कुल लगा देना है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, यह आपका अव्ययभाव समास है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। लोकायतन कीर्ति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? लोकायतन एक कीर्ति है और वो किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। तो ये पूछ रहा है कि रामविलास शर्मा को दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया, गोविंद मिश्र को दिया गया, केदारनाथ को दिया गया। तो मेरे साथियों ये बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया मेरे साथियों। और आपको याद रखना है कला और बूढ़ा चांद पे इनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है मेरे साथियों। और एक मैं चिदम्बरा एक इनकी कृति है, एक रचना है, उस पर भी इनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग की बात करें, लिंग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक पुल्लिंग होता है, एक होता है आपका स्त्रीलिंग। तो यहां पर यदि हम बात करें कि पुल्लिंग की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपने आभार व्यक्त किया है हमारा। देखिए आभार शब्द आता है, दया आ गई या आ गया, बताइए दोस्तों। आखिर यहां पर माया की बात करें, माया मिल गई भाई आपको तो। और भाषा, आपकी भाषा कैसी है? तो ये जो ना सभी शब्द दया, माया, भाषा, ये सब स्त्रीलिंग हैं। आभार व्यक्त किया है हमने आपका। तो ये साथियों किस में जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही है मेरे साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। पशु और पांसु पढ़ का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है जानवर, मूल्य या प्रतिज्ञा, पतंग, रात्रि या गंध, नेवला, घाव या उड़द, जानवर, रेत या मूल्य। तो बताइए मेरे साथियों कौन सा होगा? देखिए यह है पशु, ये पांसु और ये पण। तो आप बताइए इसमें कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? कॉपी पेन लेके भी बैठ जाए करो और उसमें विकल्प अपने देखकर अपने लगाते भी रहा करो कि इसका ये होगा, जिससे आपकी जो बुद्धि है कुशाग्र होगी और ज्यादा। तो यहां पर मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, पशु पांसु पढ़ का क्रम से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द मेरे साथियों, इसमें जो है आपका डी पार्ट बिल्कुल सही है मेरे साथियों। ये पशु जो बोला जाता है जानवर के लिए कहा जाता है, पांसु जो है वो रेत है, और पण जो मूल्य के लिए कहा जाता है मेरे साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। आ उपसर्ग से बना शब्द है। देखिए आ उपसर्ग की बात कर रहा है, अधपका की बात कर रहे हैं, अवगत की बात कर रहे हैं, अनहित की बात कर रहे हैं, और इसमें अथा की बात कर रहे हैं। तो इसमें यह दे रखा है कि ए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है?
इसमें तो अध है आपका, इसमें हो गया अब है, और इसमें क्या है आपका अन है, और इसमें क्या है प्यारे साथियों ए। तो ये पूछ रहा है कि ए उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो डी पार्ट आपका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। आगे चलते हैं हम। अमीय का पर्यायवाची शब्द है अमीय। अमीय किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना मेरे साथियों, अमीय की अगर हम बात करते हैं तो आम्र का है, या विष का है, या सुधा का है, या मधुप का है मेरे साथियों। आम्र का जो पर्यायवाची है वो अति सौरभ होता है, और विष का जो होता है जहर होता है इसका पर्यायवाची। और सुधा का क्या होता है मेरे साथियों, सुधा जो होता है ये आपको याद रखना है अमीय का पर्यायवाची है। अब सुधा किसे कहा जाता है, सुधा भी होता है, सोम भी होता है, और भी इसके और भी एक दो पर्यायवाची और भी हैं, लेकिन बात यहां पर करते हैं कि अमीय का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें मेरे साथियों सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। और मधुप किसका पर्यायवाची होता है मेरे साथियों, तो आपको याद रखना है मधुप जो होता है वो भौरे का होता है, या भिरमर का होता है, या फिर मधुकर भी होता है इसी का। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का। देखिए मेरे साथियों, यहां पर अगर पवन की बात करें, पवन को यदि हम तोड़ते हैं, इसका विच्छेद अगर हम करते हैं, तो ये टूटता है पो प्लस का अन में, पो प्लस का अन में टूटता है मेरे साथियों। संयोग को यदि हम तोड़ें तो मेरे साथियों ये टूटता है सम प्लस का योग में। और मेरे साथियों आपको मनोहर की बात करें, ये टूटता है मेरे साथियों मने विसर्ग, ये टूटता है हर में। और साथियों नमस्कार की बात करें तो मेरे साथियों आपको याद रखना है ये टूटता है आपका न में प्लस का कार। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो मेरे साथियों एक बात ध्यान दीजिए ये इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, एक सी बी और एक आपका डी बी। सी और डी दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, तो मिस प्रिंटिंग की वजह से थोड़ा सा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हम सी और डी दोनों को हम वरीयता इसमें दे रहे हैं। सी भी आपका जो है मनोहर में और नमस्कार में भी आपको याद रखना विसर्ग संधि है मेरे साथियों। तो इसको आप सी और डी दोनों ऑप्शन आप सही मानकर चले, तो मैं यहां लिखा देता हूं सी और डी दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं मेरे साथियों, तो ध्यान रखें आप इसके बारे में। अगला क्वेश्चन यदि हम लेके चलें, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा मेरे साथियों, तो आपको याद रखना गीदड़ का जो स्त्रीलिंग क्या होगा, गिदड़िया होगा, या गिदड़िन होगा, या फिर गीदड़ होगा, या गीदड़ी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना मेरे साथियों, यहां पर जो है आपसे पूछा जाएगा गीदड़िया, या फिर गीदड़िन, या गीदड़, या फिर गीदड़ी। तो इसमें ऑप्शन जो है मेरे साथियों बात किसकी चल रही है, गीदड़ की। तो इसमें जो है का स्त्रीलिंग क्या होगा मेरे साथियों, वो गीदड़ी होता है। डी पार्ट इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। आगे चलते हैं, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं, या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो मेरे साथियों आपको याद रखना है जो क्रिया हमारी अभी यानी कि इधर का हो रही है, जैसे कि राम स्कूल जा रहा है, मैंने ये लिखा है जी, राम स्कूल, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है, ये मैंने यहां पर लिखा है। तो इसमें जो है मेरे साथियों आपको याद रखना है राम स्कूल जा रहा है, तो ये पूछ रहा है जो क्रिया अभी हो रही है, तो वो जा रहा है ना, अभी अभी क्रिया हो रही है इसमें। तो मेरे साथियों आप क्या लगाओगे इसमें, सी पार्ट आपका बिल्कुल सही है, सी विकल्प आपका सही है। अपूर्ण वर्तमान काल होता है, अपूर्ण वर्तमान काल का एक दूसरा नाम होता है मेरे साथियों, वो तात्कालिक वर्तमान काल भी बोला जाता है इसके लिए। आगे चलते हैं भाई, तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में
आसन भूत है। आसन भूत की बात यदि हम करें, जैसे कि मान के चलिए आसन जो भूत है, तो भूतकाल की अगर हम बात करें सबसे पहले कि भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है मेरे साथियों, उसे भूतकाल कहा जाता है। इसके भूतकाल के कितने पार्ट होते हैं? 6 पार्ट होते हैं। और 6 पार्ट कौन कौन से होते हैं तो आपको याद रखना है। एक तो आपका सामान्य भूतकाल होता है, एक आसन्न भूतकाल होता है मेरे साथियों, और एक आपका पूर्ण भूतकाल होता है, और एक आपका अपूर्ण भूतकाल होता है, एक इसका संदिग्ध होता है मेरे साथियों, और एक हेतु मत भूतकाल होता है मेरे साथियों। यदि आप पढ़ते तो सफल हो जाते। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में आसन भूत है? तो मोहित स्कूल पहुंच चुका है, या फिर हो सकता है मैं भी चलूं, वे दिल्ली चले गए, या मोहित स्कूल पहुंच चुका है, या शिक्षक पढ़ा रहे होंगे मेरे साथ। तो इसमें सी पार्ट, सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है मेरे साथियों। मोहित स्कूल पहुंच चुका है, हमने खाना खा लिया है, हम स्कूल जा चुके हैं, ये सब किस में आ जाएंगे मेरे साथियों? आसन में। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? देखिए, आपको हम बता दें कि समुच्चय बोधक जो अव्यय होता है मेरे साथियों, बात इसकी करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो मेरे साथियों एक बात ध्यान रख लीजिए, समुच्चय बोधक, बोधक का अर्थ होता है मेरे साथियों जो इसकी जानकारी कराता है, ज्ञान कराने वाला। समुच्चय बोधक अगर हम अव्यय की बात करें मेरे साथियों, तो आपको याद रखना है समुच्चय बोधक अव्यय की बात यदि हम कर रहे हैं, तो समुच्चय बोधक अव्यय मेरे साथियों 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं तो मैं अब आपको बता देता हूं। एक होता है आपका समानाधिकरण, समानाधिकरण होता है एक, और एक होता है मेरे साथियों व्याधिकरण। एक होता है व्याधिकरण। ये 2 प्रकार होते हैं मेरे साथियों। और समानाधिकरण के भी आपके 4 पार्ट होते हैं। तो समानाधिकरण के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसके पार्ट होते हैं 4 मेरे साथियों। एक होता है आपका इसी में आता है मेरे साथियों संयोजक, और इसी में आता है एक दूसरे नंबर पे आता है विभाजक, विभाजक आता है मेरे साथियों। तीसरे नंबर पे आता है आपका परिमाण दर्शक, परिमाण दर्शक, और मेरे साथियों 4 नंबर पे आता है इसी में आपका विरोध दर्शक। ये इसके 4 पार्ट होते हैं। विरोध दर्शक आता है इसका। और व्याधिकरण के भी 4 पार्ट होते हैं मेरे साथियों। पहला जो पार्ट होता है इसका उद्देश्यवाचक होता है, उद्देश्यवाचक है इसमें। दूसरा है प्यारे बच्चों संकेतवाचक, संकेतवाचक है मेरे साथियों। तीसरा आता है प्यारे बच्चों स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक। और मेरे साथियों इसका 4 नंबर पे आता है आपका कारणवाचक, कारणवाचक। ये इसके पार्ट होते हैं मेरे साथियों। संयोजक जो आता है मेरे साथियों, इसमें कौन कौन से मिलते हैं आपको? और मिलता है, वा मिलता है, अथवा वा मिलता है, एवं मिलते हैं इसमें। तो ये कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? जहां तक हो सके आइएगा, चिड़िया पेड़ पर है और सीता और गीता पढ़ती हैं, या सत्य बोलना चाहिए। तो मेरे साथी इसमें कौन सा है आपका? सी बिल्कुल सही है, सीता और गीता पढ़ते हैं। तो ये किस में आ जाएगा? समानाधिकरण में आ जाएगा मेरे साथियों। और समानाधिकरण में भी अगर वो पूछने लगे किस में आ जाएगा मेरे साथियों, तो संयोजक में लगा देना मेरे साथियों। आगे चलते हैं हम मेरे साथियों। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है मृषण, चिरस्थाई, या अल्पवयी, या फिर कृपण। तो मेरे साथियों इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आप बताएं इसमें से, या मृषण हो सकता है, चिरस्थाई हो सकता है, अल्पवयी हो सकता है, या फिर कृपण हो सकता है मेरे साथियों।
तो आपको याद रखना है मेरे साथियों, इसमें जो है कंजूसी से जो धन की बात कर रहा है, व्यय करने वाला जो होता है, उसे कहा जाता है मेरे साथियों, डी इसका विकल्प सही है, कृपण कहा जाता है मेरे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं मेरे साथियों यहीं पे। तो यदि देखिए, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के जरिए भी कर सकते हैं, या फिर इंस्टा के द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम के द्वारा भी कर सकते हैं मेरे साथियों। और यदि मॉक टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट जेन प्लस की साइट पर जाकर .in पर, तो वहाँ गूगल प्ले या फिर ऐप स्टोर से भी हमें जो है इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो मेरे साथियों, आज के लिए इतना ही, और हमारी क्लास कैसे लगी इसके लिए थोड़ा आप समझें और देखें अच्छे से, और जो भी आपको इसमें डाउट है तो वो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।